तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का साउथ अफ्रीका 20 लीग के फाइनल मैच की वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआई कैप टाउन वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस पूरे सीजन बहुत ही लाजवाब रहा है, तभी दोस्तों यहां तक पहुंचने पाई है। और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की बात करें तो शुरू में थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन अब कोई गम नहीं है क्योंकि फाइनल में पहुंच चुके हैं। और कंफ्यूजन भी आप सभी को हो रही होगी टीम बनाते समय, क्योंकि दोनों टीम्स में काफी सारे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा कंफ्यूजन आप सभी का क्लियर कर दूंगा और जानेंगे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कम लोगों ने लिया है और ग्रैंड लीग के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 8 फरवरी को रात में 9 बजे से खेला जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो द वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। और ये जो पिच रिपोर्ट है ये पूरी पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है इसी सीजन की और इसी साल की। और अभी तक इस सीजन 5 मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर, जिसमें से 2 बार पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है, 2 बार चेस करते हुए टीम जीती है और 1 मुकाबला टाई रहा है। एवरेज स्कोर 145 का है। और इस सीजन दोस्तों देखा जाए इस साल, तो इस ग्राउंड पर बॉलर्स को काफी मदद मिली है और एवरेज स्कोर 150 के नीचे ही रहा है। और 100 जो हाईएस्ट स्कोर है वो जो कि डरबन सुपर जायंट्स ने मात्र 173 रन ही बनाया था। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का है, 118 रन पर ये ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है और 170 और 190 के बीच में 1 बार। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि आपको इस मुकाबले में बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि इस साल इस ग्राउंड पर उतने ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के इस ग्राउंड पर कैसा परफॉर्मेंस रहा है मैचेस का। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया कुछ दिन पहले खेला गया, जिसमें डरबन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करते हुए 173 रन की टारगेट दी थी और डीएलएस मेथड के कारण इस मैच में दोस्तों 11 रन से ये बाजी मार गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। उससे पहले एक मुकाबला हुआ था जिसमें 150 का टारगेट था, जो कि पर्ल रॉयल की टीम टारगेट सेट की थी और उस टारगेट को जोबर्ग सुपर किंग चेस करके 7 विकेट से जीत गई, जिसमें 6 विकेट मिली फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 118 रन पर ऑल आउट हो गई और जोबर्ग सुपर किंग आसानी से 9 विकेट से मैच को जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट मिली। तो पिछला तीनों मैच अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बॉलर्स को काफी यहाँ पर मदद मिल रही है और ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोर यहाँ पर नहीं बन रहा है। और पिछले 3 मैचेस मिलाकर फास्ट बॉलर को 23 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 15 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर 8 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 4 विकेट। तो ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआई कैप टाउन की तरफ से। तो एमआई कैप टाउन की तरफ से आपको इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए रेसिवन डुसेन के साथ रियान रिकल्टन दिखेंगे। रीजा हेंड्रिक्स की बात कर ले तो 2 मुकाबले में इनको देखा गया कि बैटिंग ही नहीं मिला, पिछले मैच में भी बैटिंग नहीं मिला, लेकिन इनका एक्चुअल पोजीशन तीसरे नंबर पर है। फिर डिवाल्ड ब्रेविस आएंगे, फिर यहाँ पर सदिकुल्ला अटल की जगह पर कोलिन इनग्राम वापसी कर सकते हैं। बाकी जॉर्ज लिंडे, डी पोर्टगेटर, फिर कॉर्बिन बोस, राशिद खान, रबाडा और ट्रेंट बोल्ट। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है जो कि मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि दोनों टीम्स आमने सामने इस सीजन 2 मुकाबले खेली है और दोनों का दोनों मुकाबला राशिद खान की टीम एमआई कैप टाउन जीती है। तो इस मुकाबले में दोस्तों जो फेवरेट टीम रहेगी वो एमआई कैप टाउन ही रहेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस इनका बहुत ही लाजवाब रहा है। पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट, रबाडा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में रबाडा और कॉर्बिन बोस। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की प्लेइंग 11। तो पिछले 4-5 मैच में कोई भी इनका बदलाव नहीं हुआ है और बेदिंगम के साथ टोनी डी जॉर्जे ओपनिंग करेंगे, फिर जॉर्डन हरमैन, टॉम बेबेल आएंगे, फिर 5वें नंबर पर एडन मार्करम, ट्रिसान स्टोप्स, उसके बाद मार्को जेंसन, लियाम डॉनसन, क्रेग ओवर्टन, बार्टमैन और रिचर्ड ग्लेसन। तो प्लेइंग 11 इनका सेम रहेगा। पावर प्ले में जेंसन और क्रेग ओवर्टन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में बार्टमैन और रिचर्ड ग्लेसन। तो ये तो हो गई दोस्तों दोनों टीम्स की पूरी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए तो इसी तरह सारे अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में सारे अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले रियान रिकल्टन की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगे। पिछले मैच में 44 रन की पारी खेले और उससे पहले इनका परफॉर्मेंस सारे मैचेस में लाजवाब रहा है। पूरे सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किए हैं, अगर आप लोग देखिएगा 59 रन, 63 रन, 89 रन। और रेसिवन डुसेन का भी परफॉर्मेंस पिछले मैच में 40 रन था। सारे मैचेस में रिसेंट में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तभी इनकी टीम लाजवाब परफॉर्मेंस कर रही है। और रीजा हेंड्रिक्स की बात करें
तो भले ही ये पिछले मैच में बैटिंग ना मिली हो, लेकिन दोस्तों उससे पहले जब बैटिंग किए थे तो 77 रन की पारी खेले थे, नॉट आउट थे, फिर 34 रन 2 विकेट, फिर 30 रन और 59 रन की पारी खेल चुके हैं। तो रीजा हेंड्रिक्स दोस्तों कह सकते हैं कि मिस्ट्री प्लेयर बन चुके हैं, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर कभी भी नीचे भेजा जा सकता है और कभी भी ऊपर भेजा जा सकता है। तो ये दोस्तों ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। बाकी डिवाल्ड ब्रेविस की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मैच में 44 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं और अभी ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख रहे होंगे। और रिसेंट में 9 रन 1 विकेट, फिर 73 रन 1 विकेट और फिर दोस्तों 26 रन। मतलब रिसेंट में टूर्नामेंट के शुरू में बॉलिंग नहीं करा रहे थे, लेकिन रिसेंट के 5-6 मुकाबले में इन्होंने लगातार बॉलिंग कराई है। तो आप लोग इनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन तक कर सकते हैं। तो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं, इनमें से रीजा हेंड्रिक्स को छोड़कर बाकी रियान रिकल्टन, रेसी वनडे डुसेन और डिवाल्ड ब्रेविस सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी एस अटल की बात कर लें तो एस अटल एक मुकाबले में 74 रन की पारी खेले थे। इस यही पारी को देखने के कारण, मतलब देखने के बाद इनको पिछले मैच में मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तब 0 रन पर आउट हो गए। तो हो सकता है इनकी जगह पर कॉलिन इनग्राम को मौका मिले। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, मतलब इमर्जिंग कप में खेले थे, एशिया इमर्जिंग कप में तो अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। अफगानिस्तान के ओपनर हैं, तो आप लोग इनको मतलब ग्रैंड लीग में ही रखिएगा। थोड़े रिस्की खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनको उतना मतलब कह सकते हैं ना कि ज्यादा मैचेस इस सीजन खेले नहीं हैं। बाकी दोस्तों आप सभी को जॉर्ज लेंडे पर फोकस करना है, पोर्टगेटर पर फोकस करना है, और ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में आप सभी को यहाँ पर 3 मतलब ऑलराउंडर दिखेंगे, मतलब 2 ऑलराउंडर दिखेंगे, जॉर्ज लेंडे और डी पोर्टगेटर। और कॉर्बिन बॉस भी दोस्तों और बैटिंग अच्छा खासा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि जॉर्ज लेंडे पर फोकस कर रहे हैं और कॉर्बिन बॉस पर। डी पोर्टगेटर को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिएगा डी पोर्टगेटर का 32 रन 26 रन, और शुरू में तो दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस किए थे। 25 रन 5 विकेट की जो ये पारी खेले थे, ये सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ ही खेले थे, जो कि दोस्तों पहला मैच था अगर आपको याद होगा तो। बाकी 44 रन 29 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी सेफ ऑप्शन जॉर्ज लेंडे की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन है, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर ये बॉलिंग करा रहे हैं। कॉर्बिन बॉस का परफॉर्मेंस भी बहुत ही लाजवाब है, पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, फिर 4 विकेट, लगातार इनका परफॉर्मेंस लाजवाब होते जा रहा है। और पिछले मैच में तो सारे बॉलर्स को 2-2 विकेट मिली थी। राशिद खान को भी 2 विकेट मिली थी, रबाडा को भी 2 विकेट और ट्रेंट बोल्ट को भी 2 विकेट। जबकि ट्रेंट बोल्ट और रबाडा टूर्नामेंट के शुरू में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। रबाडा तो दोस्तों कर रहे थे, लेकिन बीच में रबाडा को परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ था, 3 मैच में विकेट नहीं मिली थी। लेकिन फिलहाल अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, इसीलिए आप सभी को कंफ्यूजन भी हो रही होगी टीम बनाते समय। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि बैट्समैन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है जितना बॉलर्स पर करना है। बॉलर इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, रबाडा और ट्रेंट बोल्ट को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो इस मुकाबले में ये दोनों बॉलर्स आप लोग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के भले ही पिछले मैच में टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस की है, लेकिन पूरे सीजन उनका टॉप ऑर्डर लगभग फ्लॉप ही रहा है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं, और इनमें से केवल एक खिलाड़ी का चांसेस बनता है खेलने का, जिनका नाम कॉलिन इनग्राम है। और ये अगर खेलते हैं तो सदिकुल्ला अटल की जगह पर खेलेंगे। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो उतना भी बेहतर नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो रेसी वनडे डुसेन का 28 का एवरेज है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 50 का है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। रियान रिकल्टन का 49 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 30 का है। और वहीं बात कर लेते हैं रीजा हेंड्रिक्स का 28 का है और ग्राउंड पर 33 का है। तो रीजा हेंड्रिक्स का बेहतर है, लेकिन ग्रैंड लीग में ही रखिएगा क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहता है। डिवाल्ड ब्रेविस का 22 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 15 का है। बाकी सदिकुल्ला अटल का नहीं है। कॉलिन इनग्राम 105 का एवरेज है क्योंकि नॉट आउट रहे हैं, लेकिन बॉलिंग से विकेट नहीं मिली है और ग्राउंड पर 6 विकेट मिली है 4 मैच में। पोर्टगेटर की बात करें तो 4 मैच में 5 विकेट मिली है, ग्राउंड पर 46 का एवरेज है, विकेट नहीं मिली है ग्राउंड पर। बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में दोस्तों जो सबसे बेहतर रिकॉर्ड है हेड टू हेड में देखा जाए तो राशिद खान का भी उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैचेस ज्यादा है, विकेट कम है। कॉर्बिन बॉस का 2 मैच में 4 है, बाकी रबाडा का 5 मैच में 7 है, और रबाडा का ग्राउंड पर भी बेहतर है, 11 मैच में 12 विकेट। तो रबाडा पर आप सभी को फोकस कर लेना है टीम बनाते समय। बाकी ट्रेंट बोल्ट का आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के जो खिलाड़ी हैं, जो कि पूरा सीजन इनका टॉप ऑर्डर लगभग फ्लॉप ही रहा है, लेकिन पिछला मैच नॉकआउट मैच था और पिछले मैच में इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस किए हैं। जैसे बात कर लेते हैं टोनी डी जॉर्जी का परफॉर्मेंस देखिएगा तो शुरू से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन जब टीम को जरूरत थी तब दोस्तों 78 रन की ये पारी खेले। बेदिंगम की बात करें तो बेदिंगम शुरू से अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन पिछले मैच में मात्र 9 रन पर आउट हो गए। तो दोनों ओपनर में देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो सेफ ऑप्शन रहेंगे वो बेदिंगम ही रहेंगे, तो इन्हीं के ऊपर आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है। टोनी डी जॉर्जी भले ही पिछले मैच में अच्छी पारी खेले हों, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्की रहेंगे क्योंकि ज्यादातर मैचेस में इनका फ्लॉप ही परफॉर्मेंस रहा है।
बाकी जॉर्डन हरमैन की बात करें तो पिछले मैच में 69 रन नॉट आउट की पारी खेले, मार्करम मात्र 11 रन ही बनाने पाए। नीचे से टॉम बेल, ट्रिसाना स्टोक्स और मार्को जॉनसन को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से दोनों टीम सामने सामने खेल रही है इस सीजन, दोनों मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप हारी है एमआई केप टाउन के खिलाफ, तो इस मुकाबले में भी हार सकते हैं। तो इनके टॉप ऑर्डर पर मुझे उतना भरोसा नहीं है। तो टॉप ऑर्डर से आपको दो खिलाड़ी पर ज्यादा फोकस करना है, एक दोस्तों यहाँ पर डी बेडिंगम के ऊपर और एक दोस्तों जॉर्डन हरमैन। इन दोनों में से आप किसी को रख सकते हैं क्योंकि दोनों मतलब रिसेंट में लगभग इन्होंने अच्छा खासा पारी खेली है। बाकी टोनी डी जॉर्जी ज्यादातर फ्लॉप ही हुए हैं। मार्करम तो सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि ऑलराउंडर हैं। बाकी टॉम बेल पर भी उतना मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि रिसेंट में सारे मैचेस में लगभग फ्लॉप हुए हैं, तो इन पर भी आपको रिस्क नहीं लेना है। और रिसेंट में ज्यादातर दोस्तों 10 रन के नीचे ही स्कोर किए हैं। अब दोस्तों एक और यहाँ पर बेस्ट खिलाड़ी निकल कर आते हैं जिनका नाम ट्रिसान स्टोप्स है। ट्रिसान स्टोप्स पिछले मैच में बैटिंग नहीं किए हैं, इसीलिए दोस्तों इनका पॉइंट उतना नहीं था, लेकिन पूरे सीजन ये बैटिंग से प्रदर्शन इन्होंने अच्छा खासा किया है और फाइनल मैच में इनको बैटिंग कंफर्म है कि मिलेगा क्योंकि एमआई केप टाउन का बॉलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रिसान स्टोप्स पर आपको फोकस करना है, भले ही टॉप ऑर्डर से कुछ बैट्समैन को ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन ट्रिसान स्टोप्स को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है क्योंकि ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी और नीचे से बात कर लेते हैं तो मार्को जॉनसन को पिछले मैच में 1 विकेट मिली है, लेकिन पूरे सीजन ये अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो मार्को जॉनसन सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में अच्छा रिकॉर्ड है। लियाम डॉनसन को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में लगातार ये विकेट लेते आ रहे हैं, तो लियाम डॉनसन मात्र 30% लोग लिए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखिएगा क्योंकि टीम बनाते समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। बाकी क्रेग वॉर्टन सेफ ऑप्शन रहेंगे, बाटमैन सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बाटमैन रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रिचर्ड ग्लिसन की बात करें तो शुरू में टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस था, देख सकते हैं, लेकिन रिसेंट के 6 मैचेस में इनको मात्र 1 ही विकेट मिली है। तो मेरे हिसाब से रिचर्ड ग्लिसन के पास अभी फॉर्म थोड़ा सा इनका खराब हो चुका है, तो रिचर्ड ग्लिसन को आपको ग्रैंड लीग में रखना है। बाकी क्रेग वॉर्टन और बाटमैन को आप लोग अपनी स्मॉल लीग की सेफ टीम में रख सकते हैं। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर लें तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा है क्योंकि लगभग मतलब टीम सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जीती ही है, तो कोई भी बदलाव नहीं की है, तो इधर से खेलने का चांसेस नहीं है। हालांकि आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टॉप ऑर्डर से दोनों ओपनर्स का हेड टू हेड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ग्राउंड पर दोनों का 48 का एवरेज है, बाकी ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। जॉर्डन हरमैन का 56 का एवरेज है 3 मैच में, ग्राउंड पर 9 का ही है। टॉम बेल का 20 का एवरेज है, ग्राउंड पर 26 का है। और मार्करम की बात करें तो हेड टू हेड में 27 का एवरेज है, 6 मैच में 3 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 15 का एवरेज है, 3 विकेट मिला है। ट्रिसान स्टोक्स का 22 का एवरेज है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 15 का है। बाकी मार्को जॉनसन 6 मैच में 4 ही विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर भी 4 मैच में 4 ही विकेट है। लियाम डॉनसन को 3 विकेट मिली है, ग्राउंड पर 3 मैच में 1 विकेट, तो बहुत ही खराब है। क्रेग वॉर्टन का भी उतना इंप्रेसिव नहीं है। और ओ बाटमैन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 4 मैच में 10 विकेट लिए हैं एमआई केप टाउन के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 2 विकेट, और बाकी रिचर्ड ग्लिसन का 3 विकेट मिली है और ग्राउंड पर खास परफॉर्मेंस नहीं है। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर। अब रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो एमआई केप टाउन अपना पिछला 5 मैच जीत कर पहुंची है फाइनल तक, और इनकी बात कर लें तो 5 में से पिछला 3 मैच जीत के ये फाइनल तक पहुंचे हैं। बाकी दोनों टीम्स के बीच 6 मैच हुए हैं, 6 में से दोस्तों सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 4 बार बाजी मारी है और एमआई केप टाउन 2 बार। यहाँ पर आप सभी को देखने को लग रहा होगा कि सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन अभी तक इस सीजन दोनों के दोनों मुकाबले जो दोनों टीम्स खेली है एमआई केप टाउन ही जीती है। मतलब जो 2 मैच यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों एमआई केप टाउन इसी साल जीती है क्योंकि इनका इस साल परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है और टीम भी स्ट्रांग है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और इधर आप सभी को दोनों टीम्स के लेफ्ट राइट में प्लेइंग 11 दिख रही होगी, और इस मैच के लिए जो हमारी फाइनल टीम रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। 7 खिलाड़ी मैंने एमआई केप टाउन की तरफ से लिया है और 4 खिलाड़ी सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से। और मैं सोच रहा हूँ कि एमआई केप टाउन जीतेगी, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सनराइजर्स सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जीतेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस मैच में जहां तक मुझे लग रहा है कि एमआई केप टाउन जीतने वाली है, तो मैंने उन्हीं को सपोर्ट करते हुए टीम बनाई है। विकेट कीपर से रियान रिकल्टन को मैं रखा हूं, बाकी जॉर्डन हरमैन, रैसिवन डिब्सन को बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। मैंने कैप्टन किया है मार्को जॉनसन को, वाइस कैप्टन डिवाल्ड ब्रेविस को, बाकी मार्करम और जॉर्ज लिंडे और कार्विन बोस को मैं रख रहा हूं। बॉलिंग से क्रेग वॉर्टन, ट्रेंट बोल्ट और राशिद खान। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से मैंने ओपनर पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, इसीलिए मैं रबाडा की जगह पर ट्रेंट बोल्ट को रख रहा हूं क्योंकि ट्रेंट बोल्ट आप सभी को पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और इनके साथ आप सभी को मतलब बॉलिंग कराते हुए कॉर्बिन बॉस भी दिख सकते हैं पावर प्ले में।
तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन इस वीडियो के लिए। और टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आप सभी को टॉस के बाद, पिच रिपोर्ट के बाद फाइनल अपडेट्स दी जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।